नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे जेएनवी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन उसकी चल रही है। उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ। तो मैथ की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति समाप्त हो चुका है। अब आगे हम लोग दूसरे चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं। रीजनिंग आपकी हम कुछ दिनों में शुरू कर देंगे। फिलहाल आज से हम आपको गद्यांश पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आइए हम अपने इस टॉपिक पे भी फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप मैथ के वीडियोस को रेगुलर देख रहे होंगे। देख के समझिए दोस्तों, और उसके कोशिश करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आइए अब हम लोग इसे भी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अरिहंत की बुक से पढ़ा रहे हैं और अरिहंत की बुक से ही मैथ भी करा रहे हैं और वहीं से आपको गद्यांश भी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे कि आपकी हिंदी में कुछ खास देता नहीं है, केवल गद्यांश के सिवाय। गद्यांश में ही आपको चाहे विलोम पूछ ले, चाहे पर्यायवाची पूछ ले, चाहे जो पूछ ले, ठीक है। बाकी गद्यांश के अलावा और कुछ आपको देगा नहीं। तो आइए हम लोग अपना गद्यांश शुरू करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो आप गद्यांश को बहुत ही अच्छे से हल कर लेंगे, साथ ही साथ नंबर भी कोई नहीं कटेगा। तो चलिए आइए हम लोग अपना पहला गद्यांश शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमारा ये पहला गद्यांश है। चलिए, ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। देखिए ये बात हो रही है 1776 ईसा पूर्वी की। आप जानते होंगे ईसवी की नहीं बात हो रही, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तब यूनान में वहाँ के वासी दोस्तों एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में वहाँ के एक देवता थे। कौन दोस्तों? ज्यूस। इनके सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। इनके सम्मान में सब कलाकार लोग, खिलाड़ी और लेखक सब कहाँ होते थे? एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी। कहाँ होती थी दोस्तों? ओलंपिया शहर में होती थी। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ओलंपिक खेल। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की प्रतियोगिता ही नहीं होती थी। उन दिनों की बात हो रही है, 776 ईस्वी की बात हो रही, ईसा पूर्व की बात हो रही है। उन दिनों केवल प्रतियोगिता में दोस्तों खेल कूद ही नहीं बल्कि नाटक, कवियों द्वारा कविताएं पाठ होती थी। मतलब नाटक भी होते थे और जो कवि होते थे वो अपनी कविताएं पढ़ते थे। साथ ही दौड़े भी, मतलब रेस भी होती थी। ठीक है, यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। जो यूनान वासी थे दोस्तों, उनके लिए ये जो खेल था वो मन और शरीर का मेल था और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था। मतलब दोस्तों उनके मन में अगर हम जीत जाएंगे तो हम ज्यूस जो हमारे देवता हैं उनको ढेर सारा सम्मान मिलेगा। बस वो यही चाहते थे, जीतने का मतलब उनके लिए यही था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। मतलब दोस्तों ये कार्यक्रम था वो कितने दिन तक चलते थे? 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। देखिए क्या क्या करते थे? दौड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, घुड़सवारी करते थे और रथ दौड़ाते थे। ठीक है, आगे देखिए, खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होती थी। मतलब अभी तो फिलहाल हो रही है। देखिए ओलंपिक आज भी एक खेल होता है, लेकिन पहले की बात अलग थी। तो कह रहा है कि खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे। मतलब उसमें एक शपथ लिया जाता था और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। मतलब दोस्तों जो जीतता था उसे पुरस्कार मिलता था और दावत देते थे सबको, सबको खिलाया जाता था खाना वगैरह। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पहला है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुआ था? तो ये आप यहाँ देखिए ऊपर की लाइन में आप देखिए, सबसे पहले ये आपको लिखा हुआ है ओलंपिक खेल 1776। सॉरी दोस्तों, 700 है। कितना है पता नहीं क्यों 1776, 776 कितना दोस्तों? 776 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 776 ईसा पूर्व में
प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये खेल आयोजित होता था। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1776 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, उत्तर क्या देंगे आप? 776 ईसा पूर्व, ये हमारा करेक्ट उत्तर। देखिए दूसरा कह रहा है कि ओलंपिक किस शहर में आयोजित होता था? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल था वो ओलंपिया शहर में आयोजित होता था। कहाँ होता था? ओलंपिया शहर में आयोजित होता थी। आप पढ़े होंगे देखिए कि ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। तो यहाँ हमसे पूछ रहा था, हम बता दिए। ठीक है दोस्तों, ये पता नहीं क्या आ जा रहा है। अब आगे देखिए कह रहा है कि खेलों से मेल होते हैं। देखिए उनके लिए दोस्तों जो जो खेल है उनमें किसका मेल होता था? तो आप ये देख लीजिए, लिखा होगा मन और शरीर का। ये देखिए मन और शरीर के मेल थे। तो देखिए खेलों से किसका मेल होता था दोस्तों? मन और शरीर का मेल होता था। किसका होता था? मन और शरीर का मेल होता था। अब देखिए ज्यूसुफ कौन था? तो दोस्तों ज्यूसुफ एक यूनानी देवता था। कौन था दोस्तों? एक यूनानी देवता था। उसके बाद कह रहा है कि यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ क्या था? देखिए जो यूनान के लोग थे, अगर वो जीत जाएंगे तो उनके लिए उनके जो देवता थे उनका सम्मान होगा, यानी ज्यूस का सम्मान, सॉरी दोस्तों, ज्यूस का सम्मान। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोगों ने पहला गद्यांश हल कर लिया। अब आइए हम लोग दूसरे गद्यांश पे चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा गद्यांश है, चलिए आइए अब हम लोग इसे भी पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा गद्यांश है। देखिए कह रहा है कि मरुस्थलों में क्या आ जा रहा है? मरुस्थलों में बहुत से पशु जीवन प्राप्त होते हैं। बहुत से पक्षी के जीवन क्या होते हैं दोस्तों? कहाँ होते हैं? मरुस्थल में ही होते हैं। रात में रेगिस्तानी छिपकली अपने छिद्र से बाहर आती हैं। देखिए अब मरुस्थल में क्या होते हैं? रेत होते हैं, तभी तो उसको हम रेगिस्तान कहते हैं। तो रात में जो वहाँ की छिपकली होती है उनको रेगिस्तानी छिपकली कहते हैं। वो अपने छिद्र से बाहर आती हैं। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियाँ, कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। सहारा, अरब और थार मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए सहारा मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है और थार। कह रहा है सहारा, अरब और थार मरुस्थल में अपना सामान, अपन जो दोस्तों उनके सामान होते हैं ना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों के, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ऊँट जिसे मरुस्थल की जहाज कहा जाता है, का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों तक चल सकता है। इसकी आंखों को बोरोनियाँ लंबी होती हैं, जो उसकी आंखों की बोरोनियाँ होती है ना दोस्तों, वो लंबी होती है। और यह अपने नाक के छिद्रों को बंद रखता है। कौन दोस्तों? ऊँट, ताकि धूल वगैरह उसके अंदर ना जाए। इससे यह रेत से अपनी आंख और नाक को बचा सकता है। उसकी बोरोनियाँ लंबी होती है तो उससे उसकी आंख बच जाती है और वो अपनी नाक बंद करता है, जिससे उसमें धूल नहीं जाती है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर एक या दो कुबड़, बहुत ऊँट के दो कुबड़ और बहुत ऊँट के एक कुबड़ भी देखने के लिए मिलता है। आप ऊँट देखे होंगे। ऊँट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। ठीक है, ऊँट एक बार में, देखिए रेगिस्तान में डेली पानी तो मिलता नहीं, हर जगह पानी तो होता नहीं, तो जहाँ पे भी पानी होता है ऊँट वहाँ पे ढेर सारा पानी पी लेता है। उसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है। ठीक है, ऊँट कौन? ऊँट अगर एक बार पानी पी ले तो 1 सप्ताह से अधिक तक वो बगैर पानी पिए भी रह सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिहार्य है। क्या है दोस्तों? अपरिहार्य का अर्थ यहाँ महत्वपूर्ण होगा, बहुत जरूरी है। जो मरुस्थल में रहते हैं उनके लिए ऊँट क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए गद्यांश हो गया, अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि इस अनुच्छेद कह रहा है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? मतलब दोस्तों जो आपको हम अभी क्या पढ़ाए, गद्यांश पढ़ाए, आप इसका क्या नाम देना चाहेंगे? मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊँट का उपयोग, ऊँट, मरुस्थल का जहाज। आप इसमें से क्या शीर्षक देना चाहेंगे? बताइए हमें। तो आप देना चाहेंगे कि ऊँट, मरुस्थल का जहाज।
क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा इसमें ऊँट के बारे में पढ़ा है और इसमें यही कहा गया है कि जो ऊँट होते हैं वो मरुस्थल के क्या होते हैं, जहाज होते हैं। तो आप इस चैप्टर, अगर आपसे पूछा जाए गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ध्यान रखिए जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है उसी को हम लोग क्या देंगे, उसका शीर्षक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ऊँट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी। बताया गया कि ऊँट मरुस्थल का जहाज है और ऊँट से ही लोग अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें कि ऊँट की बरौनियाँ लंबी होती हैं, नाक बंद किए रहता है और पैर गद्देदार होते हैं ना, तो वगैरह वगैरह बताया गया है। तो इसीलिए हम उसका उत्तर क्या देंगे सही, ऊँट मरुस्थल का जहाज। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर आता है। तो आप सबसे पहली लाइन में देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं, वो भी कब, रात में निकलती है ना। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या है कि रात में अपने छिद्रों से बाहर कौन निकलता है दोस्तों, तो कौन आता है, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा बट उत्तर ये होगा रेगिस्तानी छिपकलियां। ठीक है, रेगिस्तानी छिपकलियां। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ऊंट एक सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि। अब बताइए क्योंकि पूछ रहा है हमसे। देखिए आपके गद्यांश में बोला गया कि ऊंट जो है वो बिना पानी पिए एक सप्ताह से अधिक तक रह सकता है, ऐसा क्यों वो कर सकता है, बताइए हमें। पहला है कि यह रेत में मीलों चल सकता है, दूसरा है इसके पैर गद्देदार होते हैं, तीसरा है यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है, चौथा है इसके 1 या 2 कुबड़ होते हैं। आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्योंकि दोस्तों ये एक बार में ऊंट जो है वो एक बार में अनेक लीटर पानी पी लेता है, इतना पी लेता है कि वो 1 हफ्ते से अधिक दिनों तक बगैर पानी पिए चल जाता है। क्योंकि हम आपको बताएं रेगिस्तान में हर जगह पानी नहीं मिलता है, अगर कहीं भी मिलता है तो ऊंट ढेर सारा पानी पी लेता है, फिर कईयों दिन तक उसी से काम चलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पैरा में अपरिहार्य शब्द का मतलब है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है अपरिहार्य शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम आपको अपरिहार्य का मतलब बताए थे, क्या होगा, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। ठीक है दोस्तों, कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कौन, ऊंट, कहाँ पे, रेगिस्तान में। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि ऊंट अपनी नाक और आंखों को रेत से कैसे बचाते हैं। अपनी नाक को दोस्तों वो बंद करने की क्षमता रखते हैं और उनके आंख की बरौनियाँ क्या होती है, लंबी होती हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, यानी दूसरा हमारा एकदम सही है। तो ये गद्यांश तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आइए हम लोग आगे के गद्यांश हल करते हैं। तीसरा गद्यांश देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा गद्यांश है। देखिए इसमें कह रहा है श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। देखिए दोस्तों जो गद्यांश आते हैं ना वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, किसी की कहानी हो सकती है, ऐतिहासिक, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो आप ध्यान रखिए, आपको आना चाहिए। तो पहले हम बढ़ते हैं। देखिए श्रीमती कोई एक सेन है, उन्हें आभूषणों का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती सेन यानी उनके हस्बैंड ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार दिया था। किसका किस्सा दोस्तों, सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। किसने, श्रीमती सेन ने। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वे स्नानगार नहाने चली गई, मतलब बाथरूम में अपने नहाने चली गई। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक बूढ़ा बंदर उनके घर के पास एक पेड़ था, वहां पे चढ़ा और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। बंदर को वह हार मिल गया, उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानगार से लौटी तो उन्हें अपने हार नहीं मिले। वे जोर से चिल्ला पड़ी। ठीक है, देखिए श्रीमती सेन को हार मतलब आभूषणों का बहुत शौक था। उनके पति एक उनके लिए सोने और हीरे से बना एक हार लाए थे और वो थोड़ी देर पहनी, उसके बाद उतार के नहाने चली गई। तो वो अपने टेबल पे रख के गई थी। तो उनके घर के बगल एक पेड़ था, वहाँ पे एक बूढ़ा बंदर रहता था। वो बालकनी से कूद कर उनके रूम में आ गया और उसने हार अपने गले में लपेट लिया और वहाँ जो फल वगैरह थे वो सब खा लिए। और जब वो श्रीमती सेन स्नान करके लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका हार वहाँ पे नहीं है, तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था।
तो उनको केवल अब इसमें केवल इतनी चर्चा की गई कि उन्हें आभूषणों का बहुत ज़्यादा शौक था और उनके पति सोने और हीरो का एक हार लाते हैं। इतनी चर्चा की गई है ना, तो ये सोने और हीरो का एक हार। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था। तो बताइए श्रीमती सेन ने हार कहाँ, स्नानघर में, वो तो खुद गई थी नहाने। खिड़की पर नहीं, सेल्फ पर नहीं, अपने कमरे की मेज पर रखा था। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है कि बंदर कमरे में कैसे घुसा। बताइए बंदर कमरे में कैसे घुसा। स्नानघर से घुसा, एक खुले दरवाजे से, छत से, एक खुली खिड़की से घुसा। ये खिड़की से ही तो कूदा था ना, बालकनी में कूद के खिड़की से कूद के कमरे के अंदर आया था। ठीक है, तो ये राइट उत्तर होगा। चलिए आइए अब हम लोग अपना चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा ये है दोस्तों कि श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ। अब बताइए श्रीमती जो सेन का हार था क्या हुआ। उसे सेन जी ले गए? नहीं। यह मेज पर रखा था? नहीं, रखा था बट बंदर आया उसे लेके चला गया। उसे एक बंदर ने उठा लिया। तो ये राइट होगा कि उसे एक बंदर ने उठा लिया था। ठीक है, देखिए आप गद्यांश पढ़े हैं, सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो गद्यांश में ही है। देखिए पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है कि चिल्ला पड़ी से क्या अर्थ है। मतलब जो श्रीमती सेन दोस्तों चिल्ला रही थी उसका क्या तात्पर्य निकलेगा। मतलब दोस्तों अगर चिल्ला रही थी वो जोर जोर से चिल्ला रही होंगी ना, तो यहाँ ये होगा कि जो जोर शोर से मचाते हुई चिल्लाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी कि मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। ठीक है, तो चिल्ला पड़ी का अर्थ क्या होगा, आप क्या बताएंगे कि जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब हम अपना चौथा गद्यांश देखते हैं। चौथा गद्यांश हमारा है दोस्तों, देखिए चौथा गद्यांश है ये हमारा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हेमू कलाड़ी एक सिंधु नवयुवक था। इसमें हेमू कलाड़ी है दोस्तों कोई, वो एक सिंधु नवयुवक था। ठीक है, सिंधी नवयुवक था। 1942 के आंदोलन के समय, यानी दोस्तों ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात होगी, हमारे देश की आज़ादी से लेकर रिलेटेड है। तो हम बोले थे ना जो गद्यांश होगा वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो 1942 के आंदोलन के समय उसकी आयु मात्र कितनी थी, 19 वर्ष। किसकी, हेमू कलाड़ी की। उसे स्वराज सेना नामक एक गुप्त दल बनाकर ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने की ठानी। किसने, उसने ठानी, उसने यानी दोस्तों हेमू कलाड़ी ने। एक दिन उसे मालूम हुआ कि ब्रिटिश फौज तथा शास्त्रों है, वो वहाँ लाइन खींच के शास्त्रों लिखा है, क्या लिखा है, शस्त्रों, यानी शस्त्रों की लेकर एक रेलगाड़ी सक्खर से होकर निकलने वाली है। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। हेमू 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज और शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। जो हेमू था दोस्तों, वो जो 23 अक्टूबर 1946 में अंग्रेज शस्त्र लाद के रेलगाड़ी से ले जा रहे थे ना, उसे हेमू ने ये सोचा कि उसे हम बर्बाद कर दे पूरा, नहीं तो वो हमारे ही खिलाफ उन्हीं शस्त्रों से लड़ेंगे, तो ऐसे में हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दोस्तों जो वहाँ पे पुलिस लगी हुई थी उसने हेमू को पकड़ लिया। उसने दल और साथियों का नाम नहीं बताया। किसने दोस्तों, हेमू ने दल और साथियों का नाम नहीं बताया। फौजी आंदोलन ने उसे आजीवन कारावास दे दिया। मतलब जो पुलिस उसे पकड़ी थी उसने उसे सारे जितना भी जीवन वो जिएगा हमेशा कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। किंतु फौजी अदालत के मुख्यालय हैदराबाद, सिंध के प्रमुख कर्नल रिचर्डसन ने उसे मृत्युदंड में बदल दिया। देखिए अभी तक आजीवन कारावास था लेकिन मुख्यालय कहाँ का, हैदराबाद। रिचर्डसन ने उसे मृत्युदंड में बदल दिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कलाड़ी को फांसी दे दी गई। आइए अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेमू कलाड़ी 19 वर्ष का था तो कौन सा आंदोलन हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अब देखिए केवल एक ही सन की चर्चा हुई है। एक आया है 1942 हमारा आया है, एक आया है हमारा 1943। तो देखिए 1943 में एक स्पेशल घटना क्या हुई थी कि हेमू कलाड़ी, इसमें हेमू कलाड़ी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, जब वो जिंदा था तो क्या, ये तो इसकी मृत्यु का काल है ना, तो जब वो जिंदा था तभी तो कोई आंदोलन चलाएगा। तो जो हमारा राइट उत्तर होगा दोस्तों वो 1942 का आंदोलन होगा। ठीक है, तो हेमू कलाड़ी 19 वर्ष था तो कौन सा आंदोलन हुआ था, 1942 का आंदोलन।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि हेमू कनाड़ी एक नवयुवक था, कहाँ का था? तो सबसे पहले ही देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले ही लिखा है कि हेमू कनाड़ी सिंधी नवयुवक था। कैसा था दोस्तों? सिंधी नवयुवक था। तो पूछ रहा है कि हेमू कनाड़ी एक डैश डैश नवयुवक था, तो सिंधी नवयुवक था। क्या था दोस्तों? सिंधी नवयुवक था। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हेमू कनाड़ी कैसा नवयुवक था, तो वो सिंधी नवयुवक था। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है शस्त्र लेकर रेलगाड़ी को कहाँ से गुजरना था? तो दोस्तों देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सक्खर से गुजरना था। ये देखिए, ये ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को लेकर रेलगाड़ी को सक्खर से होकर निकलने वाली थी। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि शस्त्र लेकर रेलगाड़ी को कहाँ से गुजरना था दोस्तों? तो ये पहला ऑप्शन हमारा सक्खर होगा। ठीक है, सक्खर ही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। कहाँ से उन्हें गुजरना था? सक्खर से। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस फौजी आंदोलन ने हेमू को फांसी की सजा दी थी? अब देखिए आपको हम यहाँ दिखाते हैं। किंतु फौजी आंदोलन की मुख्यालय कहाँ की? ये हैदराबाद। ये देखिए लिखा हुआ है कि किंतु फौजी अदालत के मुख्यालय ये हैदराबाद सिंध। कह रहा है किस फौजी अदालत ने हेमू को फांसी की सजा दी थी ना, यही तो क्वेश्चन है। तो किसने दी थी? हैदराबाद। तो ये हमारा जो होगा दोस्तों, ये सेकंड यानी हैदराबाद हमारा एकदम राइट आंसर है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जिस फौजी अदालत ने हेमू कल्याणी की सजा को फांसी में बदल दिया उसके प्रमुख कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? कर्नल रिचर्डसन थे। रिचर्डसन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आइए अपना अगला गद्यांश देखते हैं दोस्तों। अगला गद्यांश हमारा जो है वो 5वां नंबर गद्यांश है। ठीक है, तो देखिए आइए अब हम लोग अपने 5वें नंबर गद्यांश के ऊपर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा। मान यहाँ किसी जौहरी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, एक सोनार है। अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई, मतलब दोस्तों कम हो गई। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरो की प्रत्येक ट्रे को देखा, पर एक बार उसने सिर हिला दिया और कुछ दिखाने के लिए कहती रही। अंत में उसने ट्रे 5 को एक बार फिर देखने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश हुआ कि उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे थे। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और ट्रे पर झपटी, जिससे चमकता हुआ हीरा चारों ओर बिखर गया। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कतर दृष्टि से देखने लगा। महिला ने गिरे हुए हीरो को उठाने में सहायता की। इस बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्किट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। जब जौहरी आखिरी हीरे को भी उठा चुका तो उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन थम गई। उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था। उत्तेजित होकर उसने पूरे फर्श पर देखा पर सब व्यर्थ था। तब उसने उस महिला को संदेह की दृष्टि से देखा और पुलिस बुला ली। जौहरी ने आग्रह किया कि युक्त महिला की तलाशी लें। उन्होंने वैसा ही किया पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जौहरी को समझ आ गया कि युक्त महिला ने उसे ठग लिया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जौहरी ने महिला को अंदर आने में उत्सुकता क्यों दिखाई दोस्तों? तो देखिए पहला कोई हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। क्योंकि उसने रुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे, क्योंकि उसने घंटी बजाई, क्योंकि उसके पास पालतू जानवर थे, क्योंकि वह सुंदर थी। तो जो सबसे आंसर हमें दोस्तों जो हमारे गद्यांश में लिखा था वो लिखा था कि क्योंकि उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे, यानी दोस्तों वो रईस खानदान की थी, इसलिए जौहरी ने उत्सुकता दिखाई थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि उक्त अवतरण में ट्रे
5 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चमचमाते हीरे थे, जो भी इसमें था फर्ज पर बिखर गया, महिला ने अफसोस जताया और जौहरी घबरा गया। यह ट्रे जौहरी को प्रिय था। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि उक्त अवतरण में ट्रे 5 मतलब जो ऊपर लिखा हुआ उसमें ट्रे 5 महत्वपूर्ण था क्यों, बताइए। जो ट्रे 5 था वो हमारा महत्वपूर्ण क्यों था दोस्तों? क्योंकि उसमें चमचमाते हुए हीरे भरे हुए थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवतरण में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है। देखिए जो अवतरण की बात कर रहा है यहाँ, ये जो ऊपर गद्यांश है उससे मीन्स है, ठीक है। तो काउंटर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए पहला ऑप्शन ऐसी वस्तु जिस पर आप गिनती करते हैं, दूसरा ऑप्शन ताश खेलते समय काम आने वाला रुपया, किसी बात का विरोध, तीसरा है एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीजें बेची जाती हैं। तो आपको क्या लगता है? चौथा इज करेक्ट कि एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीजें बेची जाती हैं। अब देखिए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा कह रहा है पुलिस को बुलाया गया क्योंकि महिला ने ट्रे गिरा दिया था। दूसरा है वह अपने कुत्ते को भी साथ लाई थी और उसने कुत्ते को भी साथ लाई थी और उससे कोई मर्द नहीं था और उसमें कोई मर्द नहीं था। तीसरा है एक 5 कैरेट का हीरा कुत्ता खा गया। चौथा है महिला ने हीरो को खुलवाया और कुछ भी खरीदा नहीं। देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जौहरी था उसने पुलिस को क्यों बुलाया, ठीक है। तो क्यों बुलाया? देखिए महिला ने ट्रे गिरा दी, अब ट्रे गिरा दी इसके लिए कोई पुलिस बुला नहीं सकता, उसके लिए कि वह अपने कुत्ते को भी साथ लाई थी, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। तो देखिए ये होगा कि जो तीसरा है कि एक 5 कैरेट का हीरा उसका कुत्ता क्या हो गया था दोस्तों? खा गया था। क्योंकि आप सोचिए कि जब वो हीरा गिरा था तो महिला ने उसे बिस्किट खिलाया था, यानी बिस्किट के साथ उस कुत्ते ने हीरा भी खा लिया ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रहे दोस्तों कि हम 5वां क्वेश्चन इसमें शायद देना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, बस इतने थे दोस्तों, 4 ही हैं। तो ये हमने आपको 5 गद्यांश आपकी अरिहंत बुक के हल करा दिए, बता दिए कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। पहले आप पूरे गद्यांश को पढ़िए, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उत्तर हम क्या लिखे। सबसे पहले दोस्तों आपको वही गद्यांश 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? जो गद्यांश दिया रहेगा उसे आप 2-3 बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर गद्यांश को पढ़िए, जिससे कि आपको जब आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे तो जहाँ भी वो क्वेश्चन मिलेगा आप तुरंत उसको वहाँ उत्तर पा जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप गद्यांश में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको हमने 5 गद्यांश करा दिए हैं, अब अपने हम अगले वीडियो में आपको और भी गद्यांश कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपके तीनों सब्जेक्ट को जरूर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए अभी हम अब फिलहाल अभी के लिए हम अपने वीडियो से चलते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको अगले गद्यांश के बारे में यानी और भी गद्यांश आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को पूरा वॉच करने के